अमेरिका चाहे तो हर कंट्री की गवर्नमेंट गिरा सकता है, लेकिन ईरान के सामने अमेरिका रुक जाता है। ये दो देश जो कभी एक दूसरे के क्लोजेस्ट अलाई हुआ करते थे, आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन एक दूसरे से डायरेक्ट वॉर को अवॉइड करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ यूएस और ईरान के बीच? तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दैट व्हाई यूएस हेट्स ईरान। 1909 एक एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी स्टैब्लिश करी जाती है ईरान में ताकि पर्शियन गल्फ के ऑयल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा सके। 1905 में कंपनी विश्व का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी बनाती है ईरान के अबाडन शहर में। इस वक्त यूएस और सोवियत यूनियन में कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसके कारण ऑयल इंडस्ट्री बूम होती है और ईरान 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाता है क्रूड ऑयल का और वर्ल्ड के ऑयल प्रोडक्शन में 6% शेयर होल्ड करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी AIOC था तो एक फॉरेन कंपनी है जिसे ब्रिटेन ओन करता था। इस कंपनी के प्रॉफिट के मेजॉरिटी स्टेक्स 51% ब्रिटेन के पास था। इसी बीच ईरानियन पार्लियामेंट यानी मजलिस ने ऑयल रिसोर्सेज को फॉरेन इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए AIOC को नेशनलाइज करने की बात रखी। लेकिन उस वक्त ईरान का प्राइम मिनिस्टर था हज अली रजमारा, जो कि वेस्टर्न पॉलिसी के फेवर में काम करता था। वो मजलिस के नेशनलाइजेशन वाले रेजोल्यूशन को बार बार डिनाई करता रहा और यही कारण बना कि 1951 में रजमारा को असैसिनेट कर दिया जाता है एक रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप फदायाने इस्लाम द्वारा। और उसी साल ईरानियन पार्लियामेंट द्वारा मोहम्मद मुसादिक को ईरान का नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जाता है। पावर में आते ही मुसादिक ने सबसे पहले AIOC को नेशनलाइज किया और ऑयल कंपनी के जितने भी एसेट्स थे उसे सीज कर लिया। मुसादिक के इस मूव से यूएस और ब्रिटेन को बहुत प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि यूएस और ब्रिटेन दोनों के ही अपने पर्सनल फियर्स थे। ब्रिटेन को डर था कि अगर ईरान की तरह बाकी कंट्रीज भी ब्रिटेन पॉलिसी को आउटरूल करने लगी तो ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस कमजोर पड़ जाएगा। और यूएस को डर था कि कहीं ईरान कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस में ना आ जाए, क्योंकि 1950s में यूएस और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। ऐसे में ईरान यूएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप वर्ल्ड मैप पर देखें तो क्लियरली देखा जा सकता है कि ईरान एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ईरान की लोकेशन मिडिल ईस्ट के सेंटर में है और सोवियत यूनियन के बिल्कुल पास। ऐसे में वो यूएस के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। ईरान के पास मैसिव ऑयल रिजर्व्स थे जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और वेस्टर्न इकोनॉमीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ईरान गल्फ रीजन में मेजर सी रूट्स को इन्फ्लुएंस करता है। एज यू कैन सी दैट ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है, जो कि एक चोक पॉइंट है जिस रूट से वर्ल्ड का 30% क्रूड ऑयल ट्रेड किया जाता है। इसीलिए यूएस चाहता था कि ईरान फ्रेंडली रहे, स्टेबल रहे और यूएस के कंट्रोल में रहे, क्योंकि ईरान पर कंट्रोल करना मतलब मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल करना। इसीलिए मुसादिक को पनिश करने के लिए यूएस और ब्रिटेन ने ईरान पर भर भर के सैंक्शंस लगाए, लेकिन फिर भी ईरान ने घुटने नहीं टेके। 1953 यूके और यूएस ने मुसादिक को ओवरथ्रो करने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी प्लान करी, कूप डिटैट। ये कूप CIA और ब्रिटेन की M16 ने मिलकर प्लान किया और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन अजाक्स। उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया, फेक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराए और मिलिट्री ऑफिसर्स को यूज करके ईरान के अंदर केओस क्रिएट किया ताकि मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को वापस पावर में लाया जा सके। ये कूप ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और मोहम्मद मुसादिक को अरेस्ट कर लिया जाता है। शाह की मिलिट्री कोर्ट द्वारा मुसादिक पर ट्रीजन का केस चलाया जाता है और मुसादिक को 3 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है और जेल के बाद ही मुसादिक को पूरी जिंदगी हाउस अरेस्ट में रखा जाता है। अब सारा कंट्रोल फिर से रेजा शाह पहलवी के पास आ गया और ईरान एक बार फिर से वेस्टर्न अलाई बन गया। अगले 25 सालों तक यूएस ने ईरान को मैसिव मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट दिया। यूएस के लिए ईरान मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी का पिलर था, एक ऐसा अलाई जो रीजन को कंट्रोल में रखे। यहाँ तक कि यूएस के प्रेसिडेंट जिम्मी कार्टर ने पब्लिकली ईरान को एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी डिक्लेयर किया। लेकिन शायद यूएस को इस बात की खबर नहीं थी कि सिर्फ कुछ ही महीनों में उनकी ये आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी पूरी तरह से कोलैप्स होने वाली है। रेजा शाह पहलवी का एक ड्रीम था ईरान को एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनाने का और सरप्राइजिंगली 1957 में इस ड्रीम को यूएस और वेस्टर्न अलाइज ने सपोर्ट किया। उस वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट डी आइजनहोवर ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, एटम फॉर पीस। इसके अंडर यूएस और ईरान ने सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया और कुछ सालों बाद अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर और यूरेनियम भी दिया। आज यूएस और ईरान के बीच जो न्यूक्लियर डिस्प्यूट है वो इसी कोलैबोरेशन के फाउंडेशन पर खड़ा है। ईरान के लोग अब तंग आ चुके थे शाह के डिक्टेटरशिप और वेस्ट के बढ़ते इन्फ्लुएंस से। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा एक प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए और शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि शाह ईरान छोड़कर भाग गया और फाइनली 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। शाह के भाग जाने के बाद भी ईरान में टेंशंस काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि ईरान को गवर्न करने वाला कोई नहीं था। पर कुछ ही दिनों में एग्जाइल में रहे एक इस्लामिक स्कॉलर अयतुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी वापस ईरान आए और ईरान को अपने कंट्रोल में लिया और फिर ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक। यहीं से अमेरिका और ईरान आइडियोलॉजिकली अपोजिट साइड्स पर आ गए। 1980 में यूएस ने शाह को असाइलम दिया उसके कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन ईरान के लोगों को लगा कि यूएस फिर से शाह को प्रोटेक्ट करने लगा, जिसके बाद ईरानी स्टूडेंट्स ने तेहरान में लोकेटेड यूएस एम्बेसी पर अटैक किया और 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 दिनों तक होस्टेज बनाकर रखा।
इस पर अमेरिका ने एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड किया और ईरान के साथ जितने भी डिप्लोमेटिक टाइज थे उसे कट किया, ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा और बस यहीं से यूएस और ईरान के रिलेशन ऑफिशियली खत्म हो गए। That's all guys, I hope you enjoyed this video। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।